हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आया हूं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बच्चों इसमें दिया गया है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, बराबर 9 दिया है। तो कह रहा है एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि 306 और 657 का एचसीएफ बच्चे दिया है 9, तो पूछ रहा 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो बच्चे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि एलसीएम हमको दे रखा है, संख्याएं पहले दिया है, पहले लिख लो संख्याएं। यहाँ पे लिखेंगे संख्याएं दिया गया है, आप ऐसे लिख लो। एक संख्या को ए मान लो, ए बराबर 306 और बी बराबर बच्चा दिया है 657। तो कह रहा है कि एलसीएम जो दिया है, एलसीएम ये आपको ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया है 9 इन दोनों संख्याओं का, और एलसीएम कह रहा है निकालिए, एलसीएम ज्ञात करिए। तो बच्चा हमें पता है, इसके पहले प्रश्नों में हमने किया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चे? गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दो संख्याएं क्या हैं बच्चा। दो संख्याएं यहाँ पे हमने एक 306 लिया है और एक 657 लिया है, बराबर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमें नहीं पता है और एचसीएफ दिया है। एचसीएफ कितना दिया है बच्चा? 9 दिया है, यानी कि 9 यहाँ पे रख दिया। अब 9 यहाँ पे गुणे में है, 9 यहाँ पे गुणे में है। इधर इसको 9 को ट्रांसपोज करेंगे, पाछांतर करेंगे तो गुणे से इधर साइड आ जाएगा भाग में, यानी कि 306 गुणे 657 बटे में आ जाएगा बच्चा 9। ये आ जाएगा क्या आपका? एलसीएम आ जाएगा। 9 से इसको कैंसिल करके देखेंगे, 9 से इसको काटेंगे, डायरेक्ट कटेगा 9 से। 9 त्रिका 27, 3 बचा, 9 चौको 36, 9 त्रिका 27 और 9 चौको 36। मतलब एलसीएम बराबर आया बच्चे 34 गुणे 657, 34 गुणे 657, 34 गुणे 657, 34 इंटू 657। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा। 657 का 34 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 सत्ते 28, 4 का पहले 7 में, 4 सत्ते 28, 2 हासिल, 4 पंचे 20, 2 22, 2 हासिल, 4 छंग 24, 24 2 26। यहाँ पे क्रॉस करेंगे, 3 सत्ते 21, 1 2 हासिल, 3 पचे 15, 2 17, 1 हासिल, 3 छक 18, 18 1 19। अब इसको बच्चे जोड़ देंगे, 8 आ गया, 2 1 3 आ गया, 7 6 13 आ गया, 1 हासिल लगेगा, 2 1 3 9 3 12 हो गया, 1 हासिल लगा, 1 1 2 हुआ, 22,338 आया बच्चा। क्या आया? एलसीएम बराबर आया 22,338 आया, 22,338 आया। ये क्या आया बच्चा? इस प्रश्न का एलसीएम, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से ये प्रश्न हल किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे बच्चा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n यानी 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए या जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n जो संख्या है, 6 की पावर जो n संख्या बनेगी
वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये पूछ रहा है बच्चे। तो देखेंगे कि अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं कैसी कैसी होती हैं, पहले इस बात को समझेंगे। तो देखिए बच्चा, आपको पता है कि अंक 0 पर समाप्त होने वाली सबसे छोटी संख्या 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से सारी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 होता है, अंक लास्ट वाला अंक 0 होता है, वो सारी संख्या 0 से समाप्त होने वाली संख्याएं होगी। तो देखिए 10 के अगर बच्चा गुणनखंड करें, प्राइम फैक्टर करें, तो 2 गुणे 5 आएगा। 10 के गुणनखंड करने में क्या आया बच्चा? 2 गुणे 5 आया। इसी तरह अगर 20 के गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5 आएगा। अगर 30 के गुणनखंड करें, किसके गुणनखंड बच्चा? 30 के गुणनखंड करें तो 3 गुणे 2 गुणे 5 आएगा। अगर 40 के गुणनखंड करें, अगर 40 के गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 5 आएगा, यानी 3 बार 2 8 45। अगर बच्चा 50 के गुणनखंड करे तो 5 गुणे 2 गुणे 5 आएगा। मतलब बात समझना बच्चा, 5 गुणे 2 गुणे 5 कहो, चाहे 2 गुणे 5 गुणे 5 कहो, चाहे 5 गुणे 5 गुणे 2 कहो, बात एक ही है। मैं इसलिए सेट कर रहा हूं क्योंकि यहां से हमारा काम है कुछ, ठीक है। 60 के अगर गुणनखंड करें, किसके बच्चा? 60 के अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 आएगा, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 3 गुणे 2 गुणे 5 आ जाएगा। 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 4 3 12, 12 पंचे 60 हो जाता है। अगर 70 के गुणनखंड करें, 70 के गुणनखंड करें तो 7 गुणे 2 गुणे 5 आ जाएगा, 7 गुणे 2 गुणे 5 आ जाएगा। 5 दूना 10, 10 सत्ते 70। इसी तरह जितने भी गुणनखंड हों बच्चा, इसी तरह जितने भी गुणनखंड हों, इन सभी में एक चीज कॉमन हो रही है। उस चीज को आपको ध्यान देना है कि 5 और 2 का गुणा करने से 10 बनता है, और सबसे छोटी संख्या जिसके इकाई के अंक में 0 हो वह 10 होती है। सबसे छोटी संख्या कौन होगी? जिसके इकाई के अंक में 0 हो वह सबसे छोटी संख्या 10, इसके बाद 20। यानी कि इन सभी में एक चीज कॉमन आपको दिख रही है कि 2 गुणे 5 करने से 10 होता है, और 2 गुणे 5 करने से जब 10 होता है तो इसी 2 गुणे 5 की वजह से एक 0 बनेगा। इसी 2 गुणे 5 की वजह से ही बच्चा क्या बनेगा? एक 0 बनेगा। तो यानी जितनी भी इकाई के अंक में 0 आने वाली संख्याएं हैं, उन सब में एक चीज कॉमन होगी। क्या कॉमन होगी? 2 गुणे 5 होगी, 2 गुणे 5 होगी। समझ गए बच्चा कि नहीं समझ गए ये बात? अगर ये बात आप समझ गए, अगर ये बात आप समझ गए, तो प्रश्न में कह रहा है कि अंक 0 पर समाप्त होने वाली जो संख्या है, अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है, उनमें कम से कम एक बार 2 गुणे 5 तो आना ही चाहिए ना। कम से कम एक बार 2 गुणे 5 तो आना चाहिए। अधिक से अधिक तो आ सकती है ना बच्चा, अधिक से अधिक तो आ सकती है ना। ये देखेंगे कि अगर 100 के गुणनखंड करें, अगर 100 के गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5, यानी 2 दूना 4 और 5 पचा 25, और 4 गुणे 25 होता है 100। मतलब ये बच्चा कि 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5 यहाँ पे 2 बार आएगा। इसी तरह अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो और भी 2 गुणे 5 के जोड़े मिल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि यदि मुझे किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 चाहिए, तो मुझे कम से कम 2 गुणे 5 का एक जोड़ा अवश्य चाहिए। कितनी जोड़ा? एक जोड़ा अवश्य चाहिए। तो अब ये देखिए कि जो भी इकाई के अंक में 0 आने वाली संख्या होगी, उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 गुणे 5 तो जरूर ही होगा। अब यहाँ पे जो संख्या हमारे पास दिया है 6 की घात n,
जो संख्या यहाँ पे हमारे पास दिया है 6 की घात n, इस 6 के जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 आते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 आते हैं। तो क्या 2 गुणे 3 2 गुणे 5 सही है क्या? क्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कम से कम एक तो जोड़ा चाहिए ही, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो यदि बच्चा 6 के अभाज्य गुणनखंड का जो रूप है वो 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि 6 की घात n, यानी n की जगह में कितना भी कर दो, 6 की घात 1 मतलब 6, 6 की घात 2 मतलब 6 छंग 36, 6 की घात 3 मतलब 6 छंग 36 छक्का 216, जितने भी 6 की घात 4 जितने भी आप निकाल सकते हैं, उन सभी में कहीं पे भी 5 नहीं आएगा। यदि 5 नहीं आया तो आपको 2 गुणे 5 का जोड़ा भी नहीं मिलेगा। यदि 2 गुणे 5 का जोड़ा नहीं मिला बेटा, तो देखिए ना, क्या इकाई के अंक में कभी शून्य आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो यदि अंक में 0 अंक नहीं आ सकता है इकाई के अंक में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 6 की घात n संख्या है, जो 6 की घात n संख्या है, इसके इकाई के अंक में कभी भी शून्य नहीं आ सकता है। अतः यह संख्या कभी भी अंक 0 से समाप्त नहीं हो सकती है। इनके नियम को लिखने के लिए इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे? देखिए नियम कैसे लिखते हैं, सभी लोग ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ पे नियम ये कहता है, नियम क्या कहता है बच्चा? नियम कहता है कि किसी भी संख्या, लिखेंगे किसी भी संख्या के इकाई में या इकाई के अंक में, इकाई के अंक में शून्य आने के लिए, शून्य या 0 आने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड, संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक जोड़ा 2 गुणे 5, एक जोड़ा 2 गुणे 5 का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक जोड़ा 2 गुणे 5 का होना चाहिए, तभी तो उस संख्या की इकाई के अंक में शून्य आएगा। अब यहाँ पे ये बताएंगे कि प्रश्न के अनुसार, लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार 6 की पावर n में संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में कोई भी जोड़ा 2 गुणे 5 का नहीं है। अतः 6 की घात n में 6 की घात n में अंक शून्य नहीं आएगा, अंक शून्य नहीं आएगा। ये बात हो गई बच्चा फिक्स, इकाई के अंक में बच्चा, है ना। अतः 6 की घात n में, संख्या 6 की घात n में इकाई के अंक में कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो कैसा लगा बच्चों ये प्रश्न आपको? आशा करते हैं कि आज यह प्रश्न जो हमेशा बच्चों की समस्या बना रहता था, आज यह प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से, बिल्कुल डीपली एकदम डिस्क्राइब करके आपको एकदम समझाया मैंने। आशा करता हूँ यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए
और उनको बताइए कि कितनी आसानी से इस प्रश्न को समझा जा सकता था। जो प्रश्न आपका अभी तक समस्या बना था वह प्रश्न कितनी आसानी से समझा जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।